बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म। यानी हम सीखेंगे कि हम किसी लाइन की इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं कंसीडर कर रहा हूं एक जनरल लीनियर इक्वेशन। आप जानते हैं कि यह है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला काम आपको यह करना है कि आप कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर दें। नाउ इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, लेफ्ट साइड का एक मैट्रिक्स बना दें और राइट साइड का एक मैट्रिक्स बना दें। ax प्लस बी वाई, ये हमारी लेफ्ट साइड एक मैट्रिक्स और राइट साइड दूसरा मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। शाबाश। इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? इसमें एक रो है और दो कॉलम्स हैं। द आंसर इज नो। एक ही कॉलम है। बुनियादी तौर पर ये एक ही एलिमेंट है, एक रो और एक कॉलम। मैं इसका ऑर्डर यहां पर लिख सकता हूं। और इस मैट्रिक्स में भी एक रो और एक कॉलम है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था, जो कि सेम आ रहा है, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब अगर आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो वापस आप यहां पर आ जाएंगे और यहां से आप ओरिजिनल इक्वेशन पर वापस जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आ गई मैट्रिक्स फॉर्म इस लीनियर इक्वेशन की। स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स है इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसे फर्दर ब्रेक करने के लिए हमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की जो बेसिक कंडीशन है उसे रिकॉल करना होगा कि कब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्ज करता हूं ये हमारा रफ एरिया। मैं फर्ज करता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है एक्स। अब जरा रिकॉल करें कि अगर हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। क्या बेसिक कंडीशन थी इनफैक्ट जो आपने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी? शाबाश। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यह थी बेसिक कंडीशन। दोबारा सुन लें, पहले के कॉलम्स की तादाद, यानी अगर यहां पर इसका ऑर्डर है m बाय n, तो n इसमें कॉलम्स की तादाद है, यहां पर रोज की तादाद n होनी चाहिए। इसका ऑर्डर है m बाय n, इसका ऑर्डर है n बाय p। ये दो नंबर्स जो बीच वाले नंबर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। ये दोनों होने चाहिए इक्वल। और अब मेरा सवाल यह है कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ये प्रोडक्ट अब किया जा सकता है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? शाबाश, ये भी रिकॉल करें। द आंसर इज, उसका ऑर्डर होगा m बाय p, यानी वो जो रोज की तादाद है वो पहले मैट्रिक्स से लेगा और कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स से लेगा। ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना है। अब इसका ऑर्डर है 1 बाय 1। अब यहां पर फर्दर मैं रफ एरिया बना रहा हूं। 1 बाय 1 ऑर्डर का प्रोडक्ट मैट्रिक्स मुझे चाहिए। जो मेरे पास दो मैट्रिसेस होंगे, अगर मैं एक को कह दूं A और दूसरे को कह दूं X, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स ए के अंदर हम डालेंगे कोएफिशिएंट्स को, यानी ए और बी को, और मैट्रिक्स एक्स के अंदर हम डालेंगे वेरिएबल्स को, यानी एक्स और वाई को। हमारे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 बाय 1। अब इसका मतलब यह है, जो हमने यहां पर सीखा कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स से लेता है रोज की तादाद और सेकेंड मैट्रिक्स से लेता है कॉलम्स की तादाद। इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज की तादाद 1 होगी, यहां पर रोज की तादाद होगी 1,
कॉलम्स की तादाद का हमें फैसला करना है। दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद होगी 1 और इस नंबर का हमें फैसला करना है। ये बीच वाला नंबर होना चाहिए इक्वल, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब यहां पर नंबर क्या आएगा? अब इस नंबर का फैसला बुनियादी तौर पर यहां पर हमारे पास है a और b दो कोएफिशिएंट्स और इसी तरह x और y दो वेरिएबल्स। इससे ये हमें बेसिकली गेस मिल रहा है कि ये तादाद 2 होगी, यानी a जो होगा वो 1/2 ऑर्डर का होगा और x मैट्रिक्स होगा 2/1 का मैट्रिक्स। मैं इस मैट्रिक्स को लिखता हूं। फर्दर it can be written as एक रो दो कॉलम्स का मैट्रिक्स, एक रो दो कॉलम्स A और B, एक रो और दो कॉलम्स, हमने इन दोनों को सेपरेट लिख दिया। और दूसरा मैट्रिक्स दो रोज एक कॉलम, दो रोज एक कॉलम, हमें यहां पर लिखना है X और Y, दो रोज, ये बन गई दो रोज और एक कॉलम, इज इक्वल टू -c। अब स्टूडेंट्स हम इन मैट्रिसेस को नाम दे सकते हैं। फर्दर अगर आप इन्हें लिखना चाहें मैट्रिसेस को नाम देकर, तो इस मैट्रिक्स को A कह दें, इसको X कह दें और इसे B कह दें। लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, X is equal to this matrix and B is equal to this matrix. So AX is equal to B। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट यानी एक वर्जन आ गया, शॉर्टेस्ट एक शक्ल आ गई इस इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ये स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आइए अब दो इक्वेशंस का केस देखते हैं। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम दो लीनियर इक्वेशंस कंसीडर करते हैं। एक को हम कह देते हैं L1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी को आप समझ गए हैं कि L2 कहेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब वही काम जो हमने यहां पर किया था कि कांस्टेंट्स को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर देते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू -c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू -c2। अब वही काम जो लेफ्ट साइड है हमारे पास दोनों इक्वेशंस की, उसको एक मैट्रिक्स में ले आते हैं और राइट साइड को दूसरे मैट्रिक्स में ले आते हैं। दोनों इनफैक्ट इक्वेशंस की। इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y is equal to -c1 -c2। अब स्टूडेंट्स हमने ये दो मैट्रिसेस लिख दिए, दरमियान में इक्वालिटी है। इसका मतलब है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का आप ऑर्डर जरा ऑब्जर्व करें क्या है। शाबाश, दो रोज और दो कॉलम्स? नो, दो रोज और एक कॉलम। इसका ऑर्डर है 2/1। और यहां पर भी 2 रोज और एक कॉलम, इसका ऑर्डर भी है 2/1। अब स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है हम इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहां पर किया था। हमने इस मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लिया था। अब यहां पर भी हम यही काम कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/1, यानी हमें दो ऐसे मैट्रिसेस बनाने हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 हो और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 1 हो। ये हमें दो मैट्रिसेस बेसिकली बनाने हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट्स होंगे a1 b1 a2 b2 और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे x और y। मैं
इसको ब्रेक कर रहा हूं दो मैट्रिसेस के अंदर। फर्दर वी कैन राइट इट एज अब फर्स्ट मैट्रिक्स में मैं लिख रहा हूं A1 B1 A2 B2 और सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाएगा X और Y। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? शाबाश, मैं यहां पर अलग से लिखता हूं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1। इन दोनों का प्रोडक्ट मुमकिन है क्योंकि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। ये बीच वाले दो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर ये होगा 2/1 और यही हमें रिक्वायर्ड था। हमें 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए, यानी हम अगर इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली ये मैट्रिक्स हासिल होगा इक्वल टू -C1 -C2। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से हम दोबारा लेट करते हैं। लेट A इज इक्वल टू, A हमारा होगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल को हम कहेंगे X और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को हम कहेंगे B। Now we can write it as AX is equal to B। ये स्टूडेंट्स हमने सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते क्यों हैं? स्टूडेंट्स आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा, आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा, आपने डिफरेंट मेथड सीखे हुए हैं जिनकी वजह से आप दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक मेथड मैट्रिक्स मेथड भी है, आप मैट्रिसेस की मदद से भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह से दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लें, यह आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। अब हमें बुनियादी तौर पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए क्या चाहिए होता है? हमें x और y की वो वैल्यूज चाहिए होती हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अब हमारे पास x और y ये दोनों वेरिएबल्स आ चुके हैं मैट्रिक्स x के अंदर। हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू मालूम करनी है। यहां पर अगर हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाए, मैट्रिक्स x की वैल्यू, तो हमें x और y दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। हम यहां लिखेंगे इफ, अब जरा हमें यहां पर रिकॉल करना है इनफैक्ट चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर कि मैट्रिक्स x की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स x की वैल्यू उस वक्त मालूम कर सकते हैं कि जब A इनवर्स पॉसिबल हो, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो। अब इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कब पॉसिबल होता है? उस वक्त जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। हम यहां पर लिखेंगे इफ A विल बी non-singular, that is to say A determinant will be non-zero, then we can find A inverse by formula A inverse is equal to, A inverse का फॉर्मूला अब आपको रिकॉल करवाता हूं। हमें यहां पर यूज नहीं करना, सिर्फ मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप इस फॉर्मूला को जरा देख लें, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया तो A इनवर्स कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। A का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, तभी हम A इनवर्स मालूम कर सकते हैं। A इनवर्स अगर हम मालूम कर लेंगे तो दोनों साइड्स पर हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से हम A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब A इनवर्स A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक मैट्रिक्स जब अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x ही वापस आ जाएगा। x इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्यूशन विल बी written as x is equal to A इनवर्स इंटू B। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब जो दो गिवन इक्वेशंस होंगी उनसे बनने वाली स्ट्रेट लाइंस नॉन पैरेलल होंगी। मैं यहां पर स्पेशल नोट लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। स्पेशल नोट, solution will be only possible when A determinant will be equal to, will not be equal to zero. In fact, solution will be only possible when A determinant will be non-zero. That is to say, A determinant non-zero होने से मतलब क्या है? इनफैक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री की सेंस में ये जरा समझ लीजिएगा। A determinant के non-zero होने का मतलब ये है कि जो दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आपको गिवन थी वो स्ट्रेट लाइंस नॉन पैरेलल होंगी। दैट इज टू से गिवन लाइंस विल बी नॉन पैरेलल। जब लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं, यानी लाइंस इस तरह से नॉन पैरेलल होती हैं, तो वो लाजमन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सिर्फ उसी सूरत में आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और अगर आपने चेक करना हो कि लाइंस नॉन पैरेलल हैं या नहीं, तो आप मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनाएं जिस तरह मैंने बनाया, डिटर्मिनेंट मालूम करें। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो लाइंस हैं वो नॉन पैरेलल हैं, और इसी सूरत में आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। स्टूडेंट्स, हमने सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस तक डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस की जानिब। स्टूडेंट्स, तीन लाइंस की जनरल इक्वेशंस कंसीडर करते हैं। पहली लाइन को मैं कह रहा हूं L1, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। L3, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आ गया सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, जब सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस आ जाए तो उस वक्त जब आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने कांस्टेंट्स को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूं। हम यहां लिखेंगे इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म as लेफ्ट साइड से हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, दैट विल बी A1x प्लस B1y प्लस C1, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट। देन सेकेंड एलिमेंट A2x प्लस B2y प्लस C2, देन A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। सवाल यह है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है। ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमें 2 मैट्रिसेस बनाने हैं जिसमें पहले के रोज की तादाद 3 होनी चाहिए और दूसरे में कॉलम्स की तादाद 1 होनी चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो हम यहां पर इसको ब्रेक कर रहे हैं। पहले मैट्रिक्स के अंदर मैं ला रहा हूं इन तमाम नंबर्स को, यानी A1, B1, C1 को, और दूसरे मैट्रिक्स में मैं ले जा रहा हूं
दोनों वेरिएबल्स को, यानी x और y को। फर्दर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। हमारे पास है यहां पर x और y। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक मसला है, और वो मसला ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 3/3। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 3/3। अब यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनना चाहिए कि उसमें रोज की तादाद 3 हो, तभी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर कॉलम्स की तादाद 3 है, वहां पर रोज की तादाद 3 होनी चाहिए, जबकि यहां पर रोज की तादाद 2 बन रही है। अब रोज की तादाद 3 करने के लिए मैं यहां पर 1 शामिल कर रहा हूं ताकि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सके। ये बन गया हमारे पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन हो गई पॉसिबल, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/1, यानी ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देखेंगे, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा था, आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स वापस हासिल होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 यहां पर आ जाएगा। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3 यहां पर आ जाएगा, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखें। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, कुछ याद आता है? जी, हमने कंडीशन ऑफ कंकरेंसी के लिए जो डिटर्मिनेंट बनाया था, जिस डिटर्मिनेंट को 0 होना चाहिए था, वो इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था। सो हम यहां पर कंक्लूड करते हैं, इफ ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, इफ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, देन लाइंस विल बी कंकरेंट। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका रीजन मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इनफैक्ट कि किस तरह से लाइंस कंकरेंट होंगी। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, लाइंस विल बी कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा। दैट इज टू से सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। आइए स्टूडेंट्स अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।